दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका 805 के क्वेश्चंस, जिसका नाम है पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीक का एकीकरण। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे इनको हम देखते हैं। और याद रखना है आपके जो 801, 2, 3, 4 हमने जो करा दिए हैं उसमें से भी एक दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पिछले वाले पेपर्स को अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? ई लर्निंग के मूल तत्व एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो बड़ा क्वेश्चन इस तरह से बनता है आपका। तो ई लर्निंग से अभिप्राय क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतःक्रिया नहीं होती, यानी कि आमने सामने जो व्यक्ति हैं वो बैठ करके बात नहीं करते हैं। ठीक है। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, जैसे कि कंपनियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए, दूर गांव में, दूर दराज स्थिति में, और व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव के ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में। साथ ही साथ शैक्षिक वेबसाइट से भी यह संबंधित होता है, और साथ ही साथ कंप्यूटरों का शिक्षा में जो है इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इस समय जो है ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं जिसके संदर्भ में जो है ई लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग के तत्व जो है मूल रूप से तीन है, जो कि आपका शिक्षा शास्त्र है, दूसरा मानकीकरण है, और तीसरा जो है पुनः उपयोगिता है। तो तत्व आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। ई लर्निंग की विशेषताएं जो है वो क्या होती हैं? तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना होता है। ठीक है। दूसरा जो इसका खास विशेषता होती है वो लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियां जो है इसमें अपनाई जाती हैं। इसके आगे आप एक एक लाइन में लिख देंगे ताकि जो है आपका आंसर कंप्लीट हो सके। तीसरा जो इसकी विशेषता बताएंगे, मूल्यांकन में शीघ्रता होती है, यानी कि जो ई लर्निंग होती है इसमें मूल्यांकन भी आसानी से हो जाता है। जो तत्काल मूल्यांकन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाता है। ज्ञान प्रबंध जो है इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ सुविधा अनुसार जो है इसमें अधिगम कराया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ठीक है। जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाता है। किसी तकनीकी उप प्रणाली का उपयोग नहीं होता है इसमें, जो किसी तकनीकी उप प्रणाली जो है इसमें नहीं होती है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी तकनीकी उप प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो है अधिक विस्तृत संप्रत्यय होता है इसमें। ठीक है। ताकि जो है यहाँ पर जो है तकनीकियों का प्रयोग कर सके। तो ये सारे के सारे विशेषताएं हैं इसके, और इसमें से आप 4 या 5 लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है ई लर्निंग की सीमाएं क्या है? तो आपसे 2 सीमाएं पूछ सकता है, 4 सीमाएं पूछ सकता है, या संक्षिप्त में विवेचना करने के लिए बोल सकता है। तो जिसको हम दोष बोलेंगे या सीमाएं बोलेंगे, तो आपसे दोष पूछे या सीमाएं पूछे तो आप बता सकते हैं। इसमें पहली सीमा जो है इसमें प्रत्यक्ष अंतःक्रिया का अभाव होता है, यानी कि आमने सामने जो है यहाँ पर प्रशिक्षण नहीं होता। इससे क्या होता है कि मेल जोल का जो है अवसर नहीं मिलता, यानी कि एक दूसरे से विद्यार्थी संपर्क में नहीं आ पाते हैं। ठीक है। ना तो अपने साथियों से मिल पाते हैं, ना ही अपने माता पिता से, अगर वो ई लर्निंग करते हैं। ठीक है। और जो है अधिगमकर्ता जो है अलग थलग पड़ जाते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये इसके बारे में डिटेल आप लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा दोष हम बता सकते हैं वो है आधुनिक सुविधाओं का अभाव। ठीक है। ई लर्निंग में जो जो आपका अध्ययनकर्ता होते हैं वो सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये सुविधाएं जो है स्कूल तथा घर में मिलनी चाहिए, जो कि ये आराम से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो ये पर्याप्त नहीं हो पाती हैं। इसके बाद में जो है कुशलता का अभाव भी देखने को मिलता है। इसका दोष क्या है? इसमें कुशलता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर और इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी को जो है हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना, तो इसमें हर कोई कुशल नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक उदासीनता। तो यहाँ पे प्रशासनिक उदासीनता क्या होती है कि इसमें जो है जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, जो स्कूलों के या घरों से जो हम आपस में संपर्क करते हैं, उसकी जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें गिने चुने ही पब्लिक स्कूलों में जो है ऐसी व्यवस्था मिल पाती है, और इसीलिए जो है वहाँ पर ई लर्निंग संभव हो पाती है। अन्यथा जो है हर स्कूल में जो है ई लर्निंग संभव नहीं हो पाती है। इसके बाद जो है इसमें एक और हम बात कर सकते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि ये नया नया जो है सिस्टम है, नया नया ई लर्निंग चला हुआ है, तो इसको सभी कोई समर्थन नहीं करता है। अधिकतर लोग जो है इसको अपने दृष्टिकोण में विकसित नहीं कर पाते हैं, जो है इसकी एक समस्या है जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ जाती है। उसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव जो है यहाँ पे देखने को मिलता है।
शिक्षक के प्रशिक्षण का अभाव जो है इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लाइव जो है आमने सामने जो संपर्क नहीं हो पाता है, दूसरे से एक लोग परिचित नहीं रह पाते हैं, तो इसमें जो है कौशलों का अभाव देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे अभाव हैं जिनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा क्या होती है, इसको आपको बताना है। तो करके सीखना जो है क्या होता है, इस विधि में छात्रों के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है, यानी कि वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें प्रैक्टिकल में जुड़े रहते हैं, यानी कि करके खुद सीखते हैं। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं वे उसे जल्दी सीख जाते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको प्लानिंग करते हैं, उसको पूर्ण करने की भी कोशिश करते रहते हैं। यदि उसमें वो असफल हो जाते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं और उसमें जो है सुधार करने का प्रयत्न भी करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली जो है इस विधि पर आधारित है, जिसको बाद केंद्रित शिक्षा कहते हैं, करके सीखना, ठीक है। और एक चीनी लेखक है, उनका कहना क्या है, जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो क्या रहता है, हमें याद रहता है, और जब हम करते हैं तो अब हम बिल्कुल समझ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बता देनी है करके सीखने में। इसके बाद में सूचक क्रम यानी रूबिक क्या होता है, इसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी आपसे। तो विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम निष्पादित करने का, आकलन करने का ये उपकरण है, ठीक है। ये आकलन करने का क्या है, एक उपकरण है। और जो है मानदंडों का ये समूह है जिसका प्रयोग जो है छात्रों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। रूबिक एक विवरण है जो गुणवत्ता एवं प्रदर्शन पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। और रूबिक को मापदंड शीट, ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड के रूप में भी जाना जाता है। और रूबिक जो है एक प्रकार का मैट्रिक्स होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की प्रकृति या विशेषता आपसे पूछता है। तो इसकी जो है प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक होती है, ठीक है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है। यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे कि आप जानते ही हैं सारे तकनीकी उपकरण हम आगे देखने वाले हैं। यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम है। यह सूचनाओं के संरक्षण में भी सक्षम है, यानी कि उनको संरक्षित कर सकता है, ऐसा नहीं कि सूचनाएं मिस हो जाएंगी। इसका क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है, यानी कि बड़ा क्षेत्र जो है ये कवर कर सकता है एक ही समय में। और जो है यह समय की बचत भी करता है, क्योंकि आपको कहीं दूर दराज इलाकों में जाना हो, 200-400 किलोमीटर देने, अगर आपको शिक्षा देने जाना हो या फिर अपने जो भी अनुभव बांटना हो, तो अगर आप ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हो तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपकी समय की बचत होती है। इसमें न्यूनतम 2 पक्ष प्रेषक एक ग्राही होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और पार्ट लिख सकते हैं आप। इसमें 4 विशिष्ट कौशल होते हैं, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना होता है, ठीक है। ये 4 विशिष्ट कौशल जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आप इसमें से 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उतने पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिखने हैं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के महत्व क्या है, ठीक है। तो शिक्षा क्षेत्र में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको बता देना है कि शिक्षा का ज्ञान प्रसार करना जो है इसका एक महत्व है, ठीक है। और शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना भी इसका एक महत्व है। विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करने के कारण जो है इसका महत्व है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसका महत्व है। शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, इसलिए इसका महत्व है। शैक्षिक नियोजनकर्ता और प्रशासकों के लिए भी ये उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसका महत्व है। शैक्षिक अनुसंधान में उपयोगी होता है, ठीक है ना। जितने भी अनुसंधान है, जितने प्रयोगशाला है, वहाँ पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा को दूर दराज क्षेत्र तक पहुँचाने में जो है उपयोगी है, इसलिए भी इसका महत्व है। और परीक्षा लेने में सहायक, ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन जो एग्ज़ाम लेना हो तो उसमें भी जो है ये सहायक होता है, मूल्यांकन करने में तेज़ी से उसमें भी सहायक होता है, परिणाम घोषित में सहायक होता है। वही बात कर रहे हैं, मूल्यांकन करने में ये सहायक होता है। कभी कभी पूछेगा आपसे कंप्यूटर के लाभ क्या हैं, तो इसके लाभ का वर्णन करने को पूछ सकता है, या बोलेगा कि कंप्यूटर के कुछ लाभ लिखिए या कंप्यूटर के लाभ समझाइए। तो आप बता सकते हैं आधुनिक समय में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये मनुष्य के तुलना में जो है बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है, ठीक है ना। और घंटों के काम को कुछ ही मिनटों में पूरा कर देता है, आप जानते हो इस बात को। इसके मदद से जो लोग हैं आसानी से दूर देश में रहने वाले अपने परिवार मित्र के साथ जो है बात कर पाते हैं। इसका तीसरा जो पॉइंट है हम बता सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पे स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे जो है, जिसके चलते क्या होता है कि असीमित मात्रा में जो है इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है, असीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा डेटा इसमें
स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की ये खासियत है। वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से जो है वेब सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है, जिसकी सहायता से कहीं से भी किसी भी विषय का ज्ञान जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर तकनीक के द्वारा जो है ऑनलाइन शॉपिंग, मनी ट्रांसफ़र जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मोबाइल रिचार्ज आदि बहुत ही आसान हो चुका है। ये कंप्यूटर की सहायता से ही हुआ है। और इसके अलावा जो है शिक्षक जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग वहाँ पे माना जाता है, महत्व माना जाता है। इसके इस्तेमाल ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की तरह काम किया है और इसके सहायता से आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन भी संभव हो पाया है। कंप्यूटर की सहायता से आज के समय में ज्ञान को सुरक्षित किया जाता है। इसके अलावा जो है यह शिक्षा प्रचार प्रचार के लिए में भी सहायक होता है और वर्तमान समय में इसकी सहायता से परीक्षाओं का निर्माण और संपन्न भी जो है पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आईसीटी में, वो बनता है इंटरनेट के लाभ। तो इंटरनेट के क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको बताना है। तो इसकी सहायता से बहुत ही कम समय में सूचनाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं, पहला लाभ हम बता सकते हैं। दूसरे लाभ की हम चर्चा करें तो इसकी सहायता से बहुत से आंकड़ों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जो भी आंकड़े हमें चाहिए आसानी से प्राप्त हो जाते हैं इंटरनेट से। इसके अलावा जो है यह अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम खर्चीली होती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो है समय की बचत होती है। इसकी सहायता से आप दूर दराज बैठे व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं। इंटरनेट का ये भी लाभ है। इसकी सहायता से नए शोधों की जानकारी जो है आसानी से सरलता से मिल जाती है। दूरस्थ जो स्थान है वहाँ पर शिक्षा में ये सहायता करता है इंटरनेट। इसकी सहायता से शिक्षक पाठ्य पुस्तक, पेपर आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज भी सकता है, क्योंकि इसमें ई कंटेंट भेजे जाते हैं। इसकी सहायता से बच्चे जो है घर बैठे अपना रिजल्ट भी देख पाते हैं। इसकी सहायता से बच्चे बहुत सी जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान भी कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरनेट के फायदे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इंट्रानेट के बारे में। तो इंटरनेट और इंटरनेट में आपको अंतर भी पूछेगा, तो वो भी हम बात करेंगे। तो इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट कंप्यूटरों का जो है निजी नेटवर्क होता है। यानी कि एक कंप्यूटर से, जैसे आप कभी साइबर कैफे गए होंगे तो एक दूसरे कंप्यूटर अगल बगल में रहते हैं, वो क्या होते हैं? इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। जो किसी कंपनी हो या संस्था हो या फिर साइबर कैफे में या सरकार के द्वारा जो है सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच में सुरक्षित रूप से आदान प्रदान में सहायता करती है। ठीक है। इंट्रानेट भी इंटरनेट की तरह कंप्यूटरों का एक जाल ही होता है। दोनों में बस अंतर इतना होता है कि इंटरनेट में पूरी दुनिया कंप्यूटर में आपस में जुड़ जाती है, लेकिन इंट्रानेट में जो है कोई संस्था, कोई दुकान, कोई साइबर कैफे या कोई जो है ऑफिस जो है उसमें जुड़ा रहता है, बस उससे ज़्यादा वो कोई नहीं जुड़ सकता उससे। इंटरनेट का लाभ ये रहता है कि किसी संस्था की कोई जानकारी जो है उस संस्था से बाहर, यानी कि उस दुकान से, उस साइबर कैफे से बाहर नहीं जा पाती है। ना तो इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अगर इंटरनेट पे कोई चीज़ जुड़ा हुआ है तो वो इंटरनेट की जानकारी प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि उसको इंटरनेट की सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और ना ही इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर जो है इंट्रानेट से जुड़े कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि दोनों को ही आपस में जो जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। इंटरनेट जो है सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें अपने घर के अंदर, यानी कि ऑफिस के अंदर जहां पर जितने कंप्यूटर है बस उसी में वो डाटा साझा होगा, बाकी कोई भी उस डाटा का कोई भी यूज नहीं कर सकता है। रैम क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये छोटा क्वेश्चन बनता है। रैम जो है कंप्यूटर की मेमोरी का एक प्रकार होता है। इसके अंतर्गत जो है डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और इसका पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हम बोलते हैं RAM। ठीक है। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तकनीकी के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो है तकनीकी के अनुसार हम 3 प्रकार के कंप्यूटरों की बात करते हैं, जिसमें आपका एनालॉग कंप्यूटर आता है, दूसरा डिजिटल आता है और तीसरा हाइब्रिड आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो माउस क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो माउस जो है चूहे की आकृति का होता है, जिसके द्वारा आप कीबोर्ड का उपयोग किए बिना कंप्यूटर को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पूछ सकता है कि माउस कितने प्रकार का होता है। तो आपको अच्छी तरह से पता होता है कि माउस जो आप यूज़ करते हैं इसमें आपके ऑप्टिकल माउस भी होते हैं, मैकेनिकल माउस भी होते हैं और तार रहित माउस भी, जिसको वायरलेस माउस बोलते हैं। ठीक है। मैकेनिकल माउस बहुत पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं, बहुत बड़े बड़े माउस होते थे वो। और ऑप्टिकल माउस आजकल की डेट में आप जो है यूज़ करते हैं। और तार रहित माउस, जिसको हम वायरलेस माउस बोलते हैं, वो भी आप यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह के माउस जो हैं आज की डेट में प्रयोग किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के सिस्टम की क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करता है, उसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे
जो आपके कंप्यूटर के ऐसे क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करे जो प्रोग्राम, वही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कोई भी प्रोग्राम जो है आपका, जैसे विंडो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करता है? ये कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसमें भी मैं बात करूंगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार पूछ लेता है, तो वो भी हम देखेंगे। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रमुख सर्च इंजन के नाम कभी कभी पूछ लेता है, जो कि आपके सारे सर्च इंजन हैं, जिसमें आपका गूगल है, बिंग है, याहू है। ठीक है, ये सारे क्या है? सर्च इंजन है, जिसके द्वारा आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आई कॉन्सेप्ट का पूरा नाम बताना। आई कॉन्सेप्ट का पूरा जो नाम है वो क्या होता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आपको नाम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान एवं तकनीकी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें तो जॉयस्टिक पूछता है कि जॉयस्टिक किसे कहते हैं। यह कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आपका जो है एमसीक्यू बना देता है या रिक्तान बना देता है कि कंप्यूटर जॉयस्टिक कंप्यूटर की खालिस्तान डिवाइस है या जॉयस्टिक कंप्यूटर की कैसी डिवाइस है। तो वहाँ पे इनपुट, आउटपुट या प्रिंटेबल या इस तरह से बोलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जॉयपुट जो है जॉयस्टिक जो है ये कैसी है? आपकी इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग जो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसमें लगी स्टिक को जो है प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के अंतर्गत दिखाई देने वाले सभी भाग जो है हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस, ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है, जिनको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, फिजिकली अनुभव कर सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर है। और जिनको हम महसूस नहीं कर सकते वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। जैसे MS एक्सेल को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट को हम छू नहीं सकते हैं, फोटोशॉप को हम छू नहीं सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम छू नहीं सकते हैं, कोई गेम हमने इंस्टॉल किया उसको छू नहीं सकते। तो सारे के सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसको हम छू करके महसूस नहीं कर सकते, केवल देख करके महसूस कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं वो चीज़ें जो है, जैसे मॉनिटर को आप उठा करके इधर से उधर रख सकते हो, कीबोर्ड को इधर से उधर रख सकते हो, माउस को इधर से उधर रख सकते हो, स्पीकर को आप इधर से उधर रख सकते हो, प्रिंटर को भी जो है आप क्या कर सकते हो? इधर से उधर रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक हार्डवेयर ही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपका रैम है, ये भी हार्डवेयर है, रोम है, वो भी आपका हार्डवेयर है। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। सूचना क्या है? तो सूचना जानते हैं आप अच्छी तरह से, सूचना आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि सूचना जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को अपने भाव को द्वारा प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट करना ही सूचना कहलाता है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? किसी विचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना जो है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कहलाता है। तकनीक क्या होती है? तो तकनीक जो है एक क्रमबद्ध जो है क्या है? ज्ञान और क्रिया है, क्रमबद्ध है। तकनीक क्या है? क्रमबद्ध होता है, इसमें जो है स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से क्या से ICT से क्या मतलब होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत सभी प्रकार के श्रव्य, दृश्य सामग्री और तकनीक जो है आते हैं, जिनसे जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा WWW का पूरा नाम बताइए, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको। W से वर्ल्ड और फिर W से वाइड और फिर W से वेब। इसके बाद जो है VCR का पूरा नाम आपसे कभी कभी पूछ लेता है, बहुत पुरानी चीज़ है ये। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो है इसका पूरा नाम है। इसके बाद जो है नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप क्या कहलाता है? तो नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप जो है LAN, लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है या कंप्यूटरों का जाल है। ये कई बार क्वेश्चन आता है आपका। इसके बाद जो है ये आपको देखना है कि 1 नंबर का है या 2 नंबर का। 2 नंबर है तो थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, और जो अगर आपसे छोटा मतलब 1 नंबर का पूछता है तो आप एक वर्ड में ही आंसर दे देंगे। इसमें पूछा गया ऑक्सिलरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी को जो है बैकअप भंडारण के नाम से भी हम जानते हैं। ICT से क्या अभिप्राय है? अभी हमने देखा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीक, ICT को जो हम फुल फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद GIS किस प्रकार की सूचना प्रणाली है? तो GIS जो है ये भौगोलिक सूचना प्रणाली है, GIS। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है MOOC क्या है? तो MOOC जो है इंटरनेट के जरिए दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, ये ध्यान रखना है। तो शिक्षा का माध्यम क्या होता है? तो आपसे पूछ सकता है MCQ में डाल करके कि MOOC, और भी ऑप्शंस दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। MOOC का जो है आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। नेक्स्ट जो है मुख्यतः कंप्यूटर की भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है ई लर्निंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया से शिक्षा प्राप्त करना जो है ई लर्निंग कहलाता है, अगर 1 नंबर में पूछे तो। और बाकी मैंने ई लर्निंग के बारे में बड़ा क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिया था, अगर वो 4 से 3 नंबर 5 नंबर में पूछता है तो। कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना, जिसे हिंदी में हम संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। मॉडेम क्या है, तो मॉडेम जो है एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट को जो है जोड़ा जाता है, कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ा जाता है। इसके बाद रिसाइकल बिन क्या है, तो रिसाइकल बिन में वे फाइलें या डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं जिसे हम डिलीट कर देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, जरूरत होने पर इन्हें खाली भी किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र से क्या आशय है, तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माना जाता है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और आंकड़ों को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और किन्हीं 5 वेब ब्राउज़रों के नाम आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छी तरह से याद होगा। गूगल क्रोम तो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, ओपेरा बहुत ही कम प्रचलित है, सफारी बहुत ही लोग कम यूज़ करते हैं कि उसको हाई डेटा स्पीड चाहिए, फायरफॉक्स सभी लोग यूज़ करते हैं, यूसी ब्राउज़र ज़्यादातर मोबाइल में पहले यूज़ किया जाता था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो हमेशा इनबिल्ट आता ही आता है। तो ये सारे के सारे आपके जो है वेब ब्राउज़र से। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है हम किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक पक्षों या 2 से अधिक स्थानों पर जो है एक साथ में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसी को हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ट्विटर को परिभाषित करना है तो स्टीवन जॉनसन के अनुसार जो है ट्विटर सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फॉलोअर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जिन लोगों को फॉलो किया जाता है उनके द्वारा ट्वीट की गई सामग्री फॉलोअर के पास पहुंच जाती है और फॉलोअर जो है उस पर कमेंट करके अपना जो है सुझाव भी दे सकता है। इसमें पूछा गया सर्वे मंकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सर्वे मंकी का जो मुख्यालय है वो सैन मेटियो में यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। और सिजमैथ क्या है, तो सिजमैथ जो है कंप्यूटर आधारित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है हम बीज गणित के प्रयोगों और व्याख्याओं को जो है डिजिटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ब्राइटस्टॉर्म क्या है, तो ब्राइटस्टॉर्म जो है ये ई लर्निंग वेबसाइट है जिसके माध्यम से छात्र एवं छात्राएं ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से इस वेबसाइट पर शिक्षा संबंधी वीडियो देख करके अध्ययन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फिजियन क्या है, तो फिजियन जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कभी कभी पूछेगा आपसे भौतिक विज्ञान से संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि वो फिजियन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है एननबर्ग लर्नर क्या है, तो एननबर्ग लर्नर एक ऐसी आईरूबिक उपकरण है जो शिक्षक और प्रशिक्षकों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल इसमें देनी नहीं है, इससे ज़्यादा ये पूछता नहीं है। भारत में किन सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था या किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो हमारे 2 सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था, एक का नाम था परम और दूसरे का नाम था अनुराग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+C दबाएंगे तो हमारा कॉपी हो जाएगा कोई भी आइटम जो हम कॉपी करना चाहते हैं। MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, तो MS वर्ड के अंदर 9 मेन्यू होते हैं, MCQ या खालिस्तान बनता है। इसमें पूछा गया रिसर्च थ्रेसर और स्पेलिंग और ग्रामर ट्रांसलेट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है प्रूफिंग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके अंदर आते हैं, प्रूफिंग के अंतर्गत आते हैं। और प्रूफिंग क्या होता है, तो रिसर्च थ्रेसर स्पेलिंग और ग्रामर ट्रांसलेशन का जो है एक माध्यम होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे कि मैं बता चुका हूं कई बार, और बड़ा क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, छोटे क्वेश्चन में केवल नाम लिख देना है कि इसमें गति तेज होती है, इसमें शुद्धता होती है, स्वचलन होता है, इसमें सार्वभौमिकता होती है, संग्रहण की क्षमता भी होती है, इसमें बहुत सारा स्टोरेज होता है। ई बुक का जन्म कब हुआ था, तो ई बुक का जन्म जो है 2001 में माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की कुछ इनपुट डिवाइसों के नाम लिखने हैं, तो इनपुट जो हम इनपुट देंगे, तो देखिए कीबोर्ड से हम इनपुट देंगे, जैसे कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंप्यूटर में दिखाई देता है। माउस से जैसे हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ जो है हमको दिखाई देती है। और लाइट पेन का भी हम प्रयोग करते हैं। वेब कैमरा भी इनपुट है जो हमारे को देख करके हमारा जो है चित्र वहां पर प्रकाशित करता है। कार्ड रीडर जो है ये भी क्या है, इनपुट है। इसके अलावा जो है ट्रैक बॉल है और पंच कार्ड है, स्कैनर है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट है। प्रिंटर जो है आपका आउटपुट है। इसके बाद गूगल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, तो गूगल जो है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि हमारे को इंटरनेट सुविधाओं को प्रदान करने के साथ साथ जो है बहुत सारी जानकारियों को खोजने में मदद करती है, और इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1998 में की गई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कभी कभी आपसे ज़रूर पूछता है, या तो पोर्टफोलियो पूछेगा, पोर्टफोलियो क्या है समझाइए, या फिर आप बता सकते हैं कि अच्छे पोर्टफोलियो की विशेषता बताइए, ये भी पूछता है, या ई पोर्टफोलियो क्या होता है ये भी पूछता है। तो ई पोर्टफोलियो जो है अधिगम संबंधी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, इसे ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी कहा जाता है ई पोर्टफोलियो को, जिसमें विद्यार्थियों की सारी जानकारी होती है, उनके मूल्यांकन का स्तर, उनके जन्म संबंधी सारे डिटेल्स, साथ ही साथ जो है विद्यालय में प्रवेश से लेकर के विद्यालय छोड़ने तक का पूरा दस्तावेज जो उसमें शामिल होता है। ठीक है, आप ई पोर्टफोलियो को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और पोर्टफोलियो को भी इस माध्यम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आजकल कम ही चलता है। ब्लेंडेड लर्निंग का होता है, तो ब्लेंडेड लर्निंग जो है ये औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है, जो इंटरनेट और डिजिटल मिश्रित शिक्षा कार्यक्रम को जो है हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जो है हम ब्लेंडेड लर्निंग करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। इसके बाद जो है सर्वे मंकी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वे मंकी की स्थापना जो है क्रिस फिनेल और रियान फिनेल के द्वारा की गई थी, फिनले के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप क्या है? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप जानते हैं हम ऐसा यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप जो है एक मैसेंजर, फ़ोनों पर चलने वाला एक मैसेजिंग डिवाइस है। जो है क्या है ये व्हाट्सएप जो है एक मैसेंजर है, जो कि फ़ोन पर चलता है, और वो क्या है मैसेजिंग डिवाइस है, मैसेजिंग सेवाएं देता है, मैसेज करने की सेवाएं देते हैं, जिसका उपयोग जो है टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो भेजने के लिए किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी अधिगम किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी अधिगम जो है हमारा वो किससे किया जा सकता है? कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर भी सहायक होता है, इंटरनेट भी और मोबाइल भी, तो इन सभी के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया हमारा सभी आंसर। स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का जो हम प्रयोग करेंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कर देंगे। ठीक है, इसमें जो है आपको सभी देता तो सभी लिखते, लेकिन यहाँ पर जो है केवल कंप्यूटर, मैंने बताया कि किस संस्था में जो है नेटवर्किंग जुड़ा है, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है सब कुछ। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आकलन किया जा सकता है, किससे किया जाता है? तो ये सारा का सारा जो है कंप्यूटर से आकलन किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा आकलन किया जाता है, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा में विषय आधारित सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखिए स्कूल शिक्षा में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी इस्तेमाल करते हैं, और पावर पॉइंट का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये सभी जो है हमारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा में सूचना प्रेषण संप्रेषण तकनीक आधार है, किसका आधार है? तो ये कंप्यूटर का भी है आधार, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो हमारे माथे के ऊपर लगा रहता है, और स्लाइड शो के लिए, यानी कि सभी जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? तो मैंने बताया था आपको कि परम और अनुराग। ठीक है, तो इस तरह से आपका एमसीक्यू खालिस्तान कुछ भी बनाया जा सकता है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, संगणक को जो है कंप्यूटर बोलते हैं हम। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर्स के विकास को अंजाम दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर को विशेष तकनीकी और वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के लिए तैयार किया गया था? तो उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है जो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का सामान्य अंतराल माना जाता है, तो समय अंतराल सॉरी, तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी का जो समय अंतराल है ये 1965 और 1975 के बीच माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था? तो डॉट नेट जो है उस समय लॉन्च हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 2002 में जो है डॉट नेट का लॉन्चिंग हुआ था। सर्वप्रथम अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो अबेकस का निर्माण सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम रोम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम जो है ये अस्थाई है, ध्यान रखना, रैम जो है ये अस्थाई है, और रोम जो है ये आपका स्थाई है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कंप्यूटर हार्डवेयर की इकाइयां कितनी होती हैं? तो हार्डवेयर की 3 इकाइयां होती हैं। एमएस वर्ल्ड में मेल मर्ज का अर्थ क्या होता है? तो 2 फाइलों को मर्ज करना, यानी 2 फाइलों को मिला देना। इसके बाद में हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग है? तो हार्ड डिस्क जो है ये द्वितीय मेमोरी का भाग कहलाती है, ध्यान रखना, मुख्य मेमोरी में ये नहीं आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+V दबाते हैं हम, शॉर्टकट की जो है हमारी, इससे पेस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ हमने कॉपी करी है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं इस माध्यम से। Ctrl+P से आपका प्रिंट होता है, Ctrl+S से आपका सेव होता है, और Ctrl+R से जो है आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, Ctrl+Y से जो है आप जो है अंडू कर सकते हैं, और रीडू कर Ctrl+Y से जो है आप रीडू कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस वाई करोगे तो आपका यहाँ पे रीडू हो जाएगा, जो आपने कुछ खराब मिटा दिया है तो वो वापिस आ जाएगा, तो इसमें रीडू हो जाता है, रीडू हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो आपका अंडू हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है प्रेजेंटेशन बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से संचारित रहता है तो द्वितीय मेमोरी में हमेशा स्थायी रूप से रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि द्वितीय मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसमें जो है डाटा आपका संचारित रहता है। एमएस वर्ड में कितने मेन्यूज होते हैं, तो एमएस वर्ड के अंदर 7 मेन्यू होते हैं। कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट की हमने बात कर ली थी कि कंट्रोल प्लस सी होता है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, खालिस्तान में भी पूछ सकता है। स्लाइड सोर्स व्यू के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, तो सभी स्लाइड्स को एक साथ मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे जो सारे स्लाइड्स जो है ना आपको इस तरह से दिखाई देंगे। एक स्लाइड इधर दिखाई दिया, बगल में दूसरा स्लाइड दिया, तीसरा स्लाइड, ऐसे दिखाई देगा आपको। सारे स्लाइड्स जो है आपको दिखाई देंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब सारे स्लाइड्स एक ही पेज पे आ जाएंगे। नहीं तो आप जब बड़ा करोगे तो केवल एक ही बड़ा स्लाइड दिखेगा। तो इसी को हम जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू को से जो हम सारे स्लाइड्स को जो है एक साथ मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इसमें पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो अभी अभी हमने बात करी थी, मैंने आपको समझाया था, तो विंडोज जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पावर पॉइंट भी है, लेकिन आपका यहाँ पे सबसे बड़ा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये एडगर डेल्स के द्वारा जो है शिक्षण का अनुभव प्रतिमान प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से जनसंचार का माध्यम जो है क्या क्या हो सकता है, या हम बता सकते हैं निम्न, आप जनसंचार के माध्यम लिखिए तो देखिए रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन, ये सारे के सारे जो है, इंटरनेट, ठीक है, मोबाइल, ये सारे के सारे जनसंचार के माध्यम है। और शिक्षण की श्रेष्ठ विधि क्या है, तो फैनल बोर्ड जो है शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों हेतु जो है ब्रेल डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीक में दृष्टि बाधिता के निवारण हेतु या निवारण हेतु उपकरण जो है उसको हम बोलते हैं जोज रीजर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक जो है वो कौन है, तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक जो है वॉटसन को माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है थिंकिंग ब्लॉक खालिस्तान का ऑनलाइन संस्करण है, तो थिंकिंग ब्लॉक जो है मैथ का ऑनलाइन संस्करण है। ध्यान रखना, एमसीक्यू भी बनता है, ब्लैंक स्पेस भी बनेगा। खालिस्तान एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है, तो जियो ग्रेबा जो है ये कैसा है, एक गतिशील सॉफ्टवेयर है गणित को जो है सॉल्व करने का। सेज का पूरा नाम जो है सिस्टम फॉर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुल फॉर्म और भी मैं बात करूंगा, वो जो आपके 801, 802, 803 में पूछे जाते हैं वो भी फुल फॉर्म बताऊंगा। इस पेपर में जो पूछा जाएगा वो भी फुल फॉर्म बताऊंगा, और आगे के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जाएंगे वो भी फुल फॉर्म बताऊंगा। तो फुल फॉर्म की डिटेल्स भी हम देखने वाले हैं। अगला है नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए, तो नासा जो है क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो नासा का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको संक्षेप में हम नासा कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के द्वारा जो है ये इसका शाखा बनाया गया था, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स व स्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। और फरवरी 2000 से जो है नासा का लक्ष्य जो है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को जो है बढ़ावा देना है। तो वर्ल्ड वाइड में ये आपको बताना है, नासा वर्ल्ड वाइड। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बताइए, तो मैंने बताया था आपको ये पूछ लेता है। तो फिजियोन है और आपका ब्राइट स्टॉर्म, ये दोनों के दोनों भौतिक यानी कि फिजिक्स आधारित जो है आपके क्या है, वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट से क्या अभिप्राय है ये पूछता है। एक वेबसाइट जो है सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित सामग्री का जो है संग्रह है, जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से जो है हम पहचानते हैं, और कम से कम जो है एक वेब सर्वर पर जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। अगला जो है वेबसाइट का महत्व क्या हो सकता है, तो वेबसाइट जो है दृश्यता के लिए, ठीक है,
और जो है ये दृश्यता के लिए उपयोग किया जाता है, किसी को भी दिखाने के लिए भाई वेबसाइट के जरिए वो सब कुछ देख सकता है। इसमें लागत बहुत कम रहती है, साथ ही साथ विश्वसनीयता रहती है, जो आप सर्च करते हो आपको मिल जाता है। और इसमें जो है वेबसाइट के जरिए जो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने आप को, तो यहाँ पे स्पष्ट बातचीत भी देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे महत्व हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा इसको डिटेल कर देना है। छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन कौन प्रस्तुत करता है? तो ये दोनों विकास जो है ये हमारा मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक क्या होता है? तो वो भी हमारा मूल्यांकन है। मूल्यांकन की निरीक्षण विधि खालिस्तान होती है तो कैसी होती है? गुणात्मक होती है, ध्यान रखना है। शैक्षिक मापन की प्रक्रिया जो खालिस्तान होती है तो ये परिणात्मक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा खालिस्तान होती है तो ये प्रामाणिक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है ये प्रामाणिक मानी जाती है। निबंधात्मक परीक्षण के मानक खालिस्तान नहीं होते हैं तो निबंधात्मक के जो है विकसित नहीं हो पाते। मानक क्या नहीं होते हैं? विकसित नहीं होते हैं। अपने अध्यापकों के लिए छात्र जो है खालिस्तान होते हैं तो अपने अध्यापक जो भी आपके टीचर है उनके लिए आप क्या है? अपरिपक्व है, यानी कि आप इमेच्योर हैं, आपको जो है वो चीज़ सारी चीज़ नहीं आती जो वो पढ़ाते हैं। शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का खालिस्तान होता है तो शिक्षकों का मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा? संस्था का सुधार होगा। सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की खालिस्तान होनी चाहिए तो सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक का निर्धारण खालिस्तान करती है तो अध्यक्ष अध्ययन समिति जो है इसका निर्माण करती है। अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो इसमें देखो, निश्चित नियम का अभाव हो सकता है, एक तो ये समस्या हो सकती है। निश्चित नियम यानी कि कोई रूल्स फॉलो ना किए गए हैं तो पोर्टफोलियो जो है सही नहीं बनेगा। और साथ ही साथ उपयुक्त मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, यानी कि उसको बनाने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा तो भी आपका जो है उसमें क्या हो जाएगी? समस्या आ जाएगी। मापन क्या होता है? तो मापन जो है मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पोर्टफोलियो के लाभ क्या हो सकते हैं? ई पोर्टफोलियो क्या है मैं बता चुका हूं। ई पोर्टफोलियो के लाभ पूछ ले तो इसमें मनोवैज्ञानिक लाभ देखने को मिलता है। सर्वत्र जो है इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। सुगम्यता होती है इसमें और कम लागत होती है। तो ये सारे के सारे जो है इसके लाभ है। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक क्या है? तो कंप्यूटर आधारित जो भी प्रश्न बैंक हम बनाते हैं उसमें ई कंटेंट के थ्रू जो है उसको बनाया जाता है। उसका मूल्यांकन जो है आसानी से कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है उसको एक दूसरे जगह पे आसानी से प्रेषित किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न बैंक के बारे में आप बता सकते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके तकनीक बताइए। तो इसमें अवलोकन हो सकता है, प्रदत्त कार्य हो सकता है, परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य हो सकता है, पड़ताल कर सकते हैं और ग्रेड दे करके जो है हम क्या है अधिगम का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सारे तकनीक अपना सकते हैं। आकलन के चरणों का वर्णन करिए। तो आकलन के जो चरण हैं वो आपके 3 तरह के चरण हैं। प्रथम चरण में सूचनाओं के स्रोत को एकत्रित करना होता है। द्वितीय चरण में जो सूचनाओं को दर्ज करना होता है और तृतीय चरण में सूचनाओं एकत्र किए गए सूचनाओं का अर्थ निकालना होता है। तो ये 3 चरणों में जो है हम इसका विस्तार करते हैं। इसके बाद जो है ई पोर्टफोलियो के निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण क्या हो सकते हैं? तो इसमें वेब स्पेस और इंटरनेट सेवाएं और गूगल साइट्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर के जो है ई पोर्टफोलियो के निर्माण में जो महत्वपूर्ण उपकरण साबित होती हैं। इसके बाद जो है शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या होता है? तो कंप्यूटर द्वारा शिक्षण जो है क्या होता है? शिक्षा में तकनीकी के उपयोग या उदाहरण। सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ था? तो इसको अमेरिका में शुरू किया गया था, ई लर्निंग को। ई लर्निंग प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका जो है वो क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा आधुनिक तरीकों में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मतलब लेते हैं, उससे उपयोग करते हैं, उससे स्लाइड्स दिखाकर जो हम आंसर्स को समझाने का प्रयास करते हैं। विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन शुरू हुआ तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। उसके बाद जो श्रव्य संप्रेषण का माध्यम जो है आप जानते हैं ग्रामोफोन होता है कि हम मतलब कम्युनिकेट कैसे करें? तो हम फ़ोन द्वारा, ग्रामोफोन द्वारा और मोबाइल फ़ोन द्वारा कर सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस के हिसाब से हमारा ग्रामोफोन आएगा। जनसंचार के माध्यम आप सभी को पता है, समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, ये क्या है? सारे जनसंचार के माध्यम है। और इसके बाद जो है आभासी कक्षा द्वारा अधिगम प्राप्त करने में छात्र जो है खालिस्तान होते हैं तो क्या होते हैं? आभासी से सक्रिय होते हैं। एस सेट के क्रियान्वयन में सहायता खालिस्तान द्वारा प्राप्त होती है तो किसके द्वारा? राज्य संस्था द्वारा से सहायता प्राप्त होती है। शैक्षिक तकनीकी सेल को आर्थिक सहायता किससे प्राप्त होती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होती है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है, इग्नू द्वारा चलाए जाने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम जो है ई ज्ञान कोश है। आपको ध्यान रखना है इग्नू द्वारा ये चलाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्तुतिकरण जो है 1990 में किया गया था। और संसाधन केंद्र को विद्यालय के खालिस्तान
इस खाली स्थान पर इस होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? मध्य स्थान पर होना चाहिए, मध्य स्थान पर होना चाहिए संसाधन केंद्र को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सहयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो सहयोगी अधिगम की विशेषताएं क्या होती है? इसमें विविधता का उत्सव होता है, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता की स्वीकृति होती है, पारस्परिक विकास होता है, सीखने में जो है छात्रों का सक्रिय सम्मेलन होता है। ये सारे के सारे सहयोगी अधिगम की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सुविधाएं कौन कौन सी है? तो इंटरनेट जो हमें ईमेल की सुविधा देता है, फैक्स की सुविधा देता है, वर्ल्ड वाइड वेब की सुविधा देता है, ई कॉमर्स की सुविधा देता है, मोबाइल फ़ोन जैसे सुविधाएं देता है। ये सारे के सारे और भी आप लिख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसमें कभी कभी डिटेल में पूछेगा, कभी और पॉइंटों में लिख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है। इसमें धन का और समय की बर्बादी होती है, प्राइवेसी का खतरा रहता है, अविश्वसनीयता का अभाव रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानते ही आप फेक होती हैं, अवांछनीय जो है सूचनाएं मिल जाती हैं इसमें कभी कभी, और मानसिक बीमारी का कारण भी बनता है ये। वर्चुअल कक्षा के लाभ क्या हो सकते हैं? जिसमें हम साक्षात जो है एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं हो पाते, उसको हम वर्चुअल कक्षाएं बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले बिना हमारी कक्षाएं संचालित हो, जिसको ऑनलाइन माध्यम बोलते हैं। तो ये शीघ्रता से इसको आयोजन कर सकते हैं। भौगोलिक बाधाओं रहित होता है, कहीं स्ट्राइक हो, कहीं पर बस नहीं चल रही हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें वर्चुअल कक्षा ले सकते हैं। सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि जो सेशंस उस समय चल रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हर सत्र को, हर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे, हर सत्र को जो है, हर मतलब क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि भी होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल वेबसाइट्स क्या होते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है इंटरनेट का एक जो है अभिन्न हिस्सा माना जाता है, जिसका उपयोग जो विश्व के लोगों द्वारा किया जाता है। ये एक ऑनलाइन मंच होता है जो सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने में और वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ता के साथ सहभागी करने की अनुमति देता है, यानी सहभागी मतलब कि शेयर करने का अनुमति देता है। फेसबुक विश्व में सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसका उपयोग जो है अरबों जनसंख्या करती है। इसके बाद जो आपसे पूछा गया, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर क्या होता है? तो आप जो है इंटरनेट और इंटरनेट दोनों मैंने अंतर आमने सामने लिखे हैं, तो इससे भी आप जो है इंटरनेट को समझ सकते हैं, इससे आप इंटरनेट को समझ सकते हैं। तो दोनों के दोनों आपके सामने हैं, तो इन डिटेल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना। मैंने इसमें 10-12 पॉइंट दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उन पॉइंटों को याद कीजिएगा। बाकी मैं आपको ये इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में उस स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। तो ये कुछ अंतर है जिनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट जो अंतर के हिसाब से भी लिख सकते हैं, और इनमें जो है आप इसके बारे में टिप्पणी भी इन्हीं के माध्यम से लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आप याद करना चाहें, इसमें से जितने पॉइंट आपको याद करना हो उतने कर लीजिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शिक्षा में महत्व क्या हो सकता है? तो इसमें जो है आप बता सकते हैं, इसके द्वारा जानकारी जो बहुत ही अल्प यानी कम समय में छात्रों तक पहुंचाई जा सकती है, ठीक है, छात्रों तक पहुंचाई जा सकती है। यह अनुदेशन प्रणाली में भी जो है बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है छात्रों को तुरंत जो है पृष्ठ पोषण प्रदान किया जा सकता है। अगर कोई भी मतलब उसको दिक्कत है, कोई भी दुविधा है, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है उसको सुलझा सकता है। दूरवर्ती अधिगमकर्ताओं जो सिखाने वाले हैं या सीखने वाले हैं, उनके लिए जो है इस विधि का प्रयोग जो है अच्छी मानी जाती है और कम खर्चीली होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से छात्रों की रुचि, कल्पना, जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा में जो है वृद्धि होती है, जिससे वो जो है अधिक सीखते हैं, और इसके माध्यम से छात्र जो है जो विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं, जिससे कि अपने अपने सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे होते हैं, उनसे भी ये आसानी से संपर्क करके लाभ कमा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग जो है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक सभी क्षेत्रों में जो प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट है, ये प्रत्यक्ष शिक्षण के समान प्रभावी हो, क्योंकि इसमें छात्र जो है शिक्षक की अंतःक्रिया बनी रहती है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से संपर्क हो जाता है, इसमें ग्रुप डिस्कशन की ज़्यादा संभावनाएं कम रहती हैं। इस विधि में शिक्षक जो है परिसर से बाहर स्थित अध्ययन केंद्रों से संपर्क सरलता से स्थापित कर सकता है। इसके माध्यम से घर बैठे छात्रों को जो है कक्षा के समान शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। अब ये कभी कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आजकल आईसीटी में ये क्वेश्चन बहुत उभर के आ रहा है। स्मार्ट कक्षाएं क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। इसके दोष भी पूछेगा, इसके लाभ भी पूछ सकता है। तो स्मार्ट कक्षा क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो प्रत्येक स्कूल में जो है ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड होते हैं, आप तो देख चुके हैं, ठीक है, अधिकांश स्कूलों में दुनिया के।
और इसका उपयोग जो है हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। और पढ़ाते समय शिक्षक जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लिखने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। कई बार लिखावट ऐसा होता है कि जो है बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो जाती है, चित्र बनाना हो तो वो काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिक समय में जो है स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें जो है तकनीकी का प्रयोग किया गया है और वहाँ के तकनीकी उपकरणों का सहायता लिया गया है, जिसमें स्मार्ट कक्षा में जो है शिक्षा के लिए क्षेत्र में जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक नवाचार यानी कि क्रांति है। और ये कक्षाएं जो है आधुनिक तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित होती हैं, देखने में भी अच्छी लगती है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। डिटेल यहाँ पे समस्याओं का जो है आसानी से जो समस्याओं का निराकरण होता है, साथ ही साथ जो है प्रोजेक्शन शीट के द्वारा जो है इसमें जो है सारे के सारे समस्याओं को सुलझाया जाता है। एक भी चीज़ जो है हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है बनाने की या लिखने की, ये सारी चीज़ें हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, जिसको हम छत के ऊपर लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो इसमें वर्णित कर सकते हैं। इसमें मैप के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, चित्रों के द्वारा जो है आसानी से हम हर चीज़ जो है छात्रों को दर्शा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है, स्मार्ट क्लास के ऊपर टिप्पणी। इसके लाभ क्या हो सकते हैं, तो काफ़ी लाभ है, ठीक है। गुणात्मक सुधार करता है। स्मार्ट क्लास के द्वारा कठिन से कठिन विषय भी बड़े रोचक लगते हैं, और इसमें जो है किसी भी विषय वस्तु को जो है बार बार देखा और समझा जा सकता है। किसी भी वस्तु का जो है चित्र, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से समझाने या समझने में आसानी मिलती है। चित्र, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से समझ या समझाने में जो विषय जो हमारे को ज़्यादा दिक्कत आती है वो भी आसानी से समझ पाते हैं, और साथ ही साथ इन माध्यमों से समझने में जो है हर विषय जो है हमको ज़्यादातर पूरी तरह से और ज़्यादा वक्त के लिए याद रहता है। ये सारे हैं, ठीक है। अधिक से अधिक जो है छात्रों को ज्ञान प्रदान जो है इसके द्वारा किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। प्रतिदिन जो किए गए कार्य हैं उनको लंबे समय तक सेव करके रखा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर उसको दोबारा देखना भी आसान होता है। ब्लैक बोर्ड पे तो मिटा दोगे तो दोबारा लिखना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। इंटरनेट से प्रसारित होने वाले जो अ, लेख हैं वो भी आसानी से इस स्मार्ट क्लास में जो है उपलब्ध हो पाती हैं। स्मार्ट क्लास का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि शिक्षक जो है कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों को डिटेल से रख पाता है, उनको जो है सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें दे पाता है। और कुछ स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों को भी टैबलेट प्रदान की गई है ताकि वो खुद भी उस चीज़ को आसानी से समझ पाए और अपने मूल्यांकन को समझ पाएँ। इस तरह से आप बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है शब्द किससे बना हुआ है, तो टेक्नोलॉजी शब्द जो है ये टेक्निकोस से बना हुआ है। ये ग्रीक भाषा है, ये ध्यान रखना है, जिसका अर्थ होता है कला। शैक्षिक तकनीकी कितने प्रकार की होती हैं? शैक्षिक तकनीकी जो है 3 प्रकार की मानी गई हैं, जिसमें शिक्षण तकनीकी है, अनुदेशन तकनीकी है और व्यवहार तकनीकी है। शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं वो 3 मानी गई हैं: पूर्व क्रियावस्था, अंत क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। कक्षागत परिस्थितियों में प्रयुक्त तकनीकी को क्या आप क्या कहेंगे, तो हम बताते हैं उसको शिक्षण तकनीक। आईसीटी क्या है, तो हम जानते हैं आईसीटी, और इसको मैंने यहाँ पे भी विस्तारित रूप से लिखा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 नंबर में आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आईसीटी के 2 महत्व क्या कर सकते हैं, तो शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करना और विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और भी बहुत सारे महत्व मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको बताना है। आईसीटी का पूरा नाम हम डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षक सहायक सामग्री की एक परिभाषा देनी है, तो डेड के अनुसार जो है सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में जो लिखित या बोली गई पाठ्य वस्तु जो है हमारी उसको समझने में मदद करती है, तो उसी को हम शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया शिक्षक सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए, तो इसको जो है श्रव्य सहायक सामग्री के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये 3 भागों में बांटा गया है, तो इसमें श्रव्य सहायक सामग्री आ जाएगी, जो कि मैं बता चुका हूँ। बाकी हम आगे फिर से बता दूंगा मैं कि श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है, दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है और श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है। श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, 3 तरह की सामग्री है। जिसमें श्रव्य की बात करें तो जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन आ जाएगा। दृश्य की बात करें तो इसमें श्यामपट, प्रोजेक्टर और मानचित्र आ जाएगा। और श्रव्य और दृश्य दोनों की बात करें तो इसमें कंप्यूटर, टेलीविजन और दूरदर्शन आ जाएगा। इसके अलावा प्रक्षेपी सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण जो हम बता सकते हैं, प्रक्षेपी में जो है दूरदर्शन, टेलीविजन और ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद में प्रक्षेपी सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण जिसमें चौक है, बोर्ड है और ग्लोब है, ये अप्रक्षेपी है। इसके बाद में सीडी रोम क्या है, तो सीडी रोम को कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। यह आधुनिक तकनीकी है जिसका प्रयोग आंकड़ों और सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।
इंटरनेट के गुण क्या हो सकते हैं, दोष क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। कभी 2 पूछेगा, कभी डिटेल में पूछेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है इसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मुख्यतः जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप कंप्यूटर को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे या चला पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये महंगा होता है। तीसरी चीज़ है कि ये सब जगह सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता। चौथी चीज़ आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। किन्हीं 3 सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं, तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, विंडो सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर शब्द किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको कंप्यूट से लिया गया है। इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर के मेनली हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सिस्टम इकाई जिसको बोलते हैं, एक भंडारण इकाई होती है, एक इंटरनेट होता है, और जो है इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो 5th जनरेशन चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पूछा गया है, अनुभव शंकु को प्रदान करने का श्रेय जो है एजर डेल को जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुइंद्रिय अनुदेशन का विचार किसने दिया था, तो ये भी एजर डेल ने दिया था। स्मार्ट क्लास में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर, इंटरनेट, टैबलेट, ये सारे सम्मिलित होते हैं। ईमेल क्या होता है, कई बार पूछता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। यह आधुनिक समय में एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेजी से भेजा जाता है, जिसके लिए इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ती है। इंटरनेट का अर्थ क्या हो सकता है, आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल, या फिर विश्व के सभी कंप्यूटरों का आपस में जुड़े हुए जाल को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के कुछ तत्वों के नाम लिखिए, तो कंप्यूटर, मॉडेम, वेब, सर्च इंजन, ये सारे के सारे इंटरनेट के तत्व हैं, ध्यान रखना है आपको। कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपसे। RTE जो है राइट टू एजुकेशन है, ये 2009 का है, ठीक है। NCF क्या होता है, NEP क्या होता है, CBSE क्या है, MHRD क्या है, NCERT क्या है, NCTE क्या है, नीट क्या है, सीट क्या है, सेट क्या है, नेट क्या है, और उसके बाद में CD-ROM क्या है, साथ ही साथ WWW क्या है, लैन, वैन, मैन, और RCM, CCE, CCTV, ठीक है। और उसके बाद में ईमेल, SMS, साइट, IAET, और डाइट, OER, और UGC। WW तो हम देख चुके हैं। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, CAI, ICT, OER, CPU, RAM, ROM, URL, ये सारे के सारे जो आपको पता होने चाहिए। कई बार आपके अन्य प्रश्न पत्रों में भी इनमें से पूछा जाएगा। पहले प्रश्न पत्र में भी आपको इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ, पहले या दूसरे में। अवलोकन के प्रकार जो है, ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, अवलोकन के प्रकार क्या होते हैं, अवलोकन को जो हमें समझाना भी होता है कि अवलोकन होता क्या है। तो अवलोकन को जो है तथ्य संकलन की प्रथम और प्राचीन पद्धति माना जाता है, ठीक है। मोजर ने इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति का है। शाब्दिक रूप में अवलोकन जो है अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है देखना, प्रक्षेपण, अवलोकन या निरीक्षण करना। किसी घटना या वस्तु को व्यवस्थित एवं सूक्ष्म रूप से देखने, परखने एवं आलेखन की विधि अवलोकन कहलाती है। यह भौतिक रूप से देखने के साथ साथ मानसिक प्रक्रिया भी है। यह हम इस पे टिप्पणी लिख सकते हैं अवलोकन के बारे में। अवलोकन की परिभाषाएं पूछे तो आप जो है 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कि एक परिभाषा लिखनी है, 1 नंबर होगा तो केवल एक परिभाषा लिखनी है। अवलोकन की विशेषताएं पूछता है, तो आपसे अवलोकन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को आप बता सकते हैं कि सारी की सारी विशेषताएं जो है अवलोकन की है। अवलोकन के प्रकार भी पूछेगा, तो अवलोकन मात्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अनियंत्रित अवलोकन, जिसको अनकंट्रोल्ड अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। दूसरा होता है नियंत्रित अवलोकन, जिसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है सामूहिक अवलोकन, जिसको हम ग्रुप ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। पहला जो अनियंत्रित अवलोकन होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछ ले अनियंत्रित अवलोकन के प्रकारों को बताइए, तो ये 3 तरह के होते हैं। और दूसरा जो नियंत्रित अवलोकन होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप जो है प्रकार बताने के लिए ये घटना पर नियंत्रित होता है और एक अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार बताइए। मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर के प्रकार तो हम पहले ही बात कर लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार भी पूछता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला प्रकार होता है। अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री, जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये दूसरा प्रकार होता है। और तीसरा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको उपयोगिता सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तीसरा प्रकार होता है। ये 3 प्रकार के जो है आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसको WPS भी बोलते हैं। दूसरा स्प्रेडशीट जो है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये 4 तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बता सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण में कंप्यूटर का
प्रयोग जो है आपको समझाना है। तो ये क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम शिक्षण में, तो बहुत सारे प्रयोग हैं, आप जितने मर्जी उतने प्रयोग लिख सकते हैं। हमने सारे डिटेल्स में यहाँ पे दिए हैं, आपसे पूछता भी है डिटेल में। तो जैसे कि आप बता सकते शिक्षण की न्यूनता पूर्ति करना, पहला जो है इसका ये बता सकते हैं। दूसरा जो है छात्रों का वर्गीकरण। तीसरा जो है इसमें बता सकते समय सारणी तैयार करना। ये सारे के सारे क्या है, शिक्षण में जो है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर के प्रयोग हैं। अधिगम संसाधनों का जो है आवंटन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रगति अभिलेखों का जो हम हमारे जो कार्ड्स होते हैं उनका रखरखाव भी करते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं। आसान पहुंच भी होती है, हर चीज़ को हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, बस नाम डाला सर्च हो जाता है। प्रत्यक्ष अंतरक्रिया भी होती है इसमें, और वार्तालाप भी होता है, ट्यूटोरियल और वार्तालाप भी होता है। तत्कालिक पृष्ठ पोषण भी हो जाता है। साथ ही साथ जो है इसमें समय समाधान और सृजनात्मकता भी होती है, ये भी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। आपको जो सही पॉइंट लगता है आसानी से याद कर सकते हैं, उसको जो है आप याद कर लेंगे। प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए भी आसानी उपलब्ध कराता है ये, ठीक है। और व्यक्तिक अनुदेशन इसमें जो है सहायता करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बता सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। तो ब्लेंडेड लर्निंग जो है हमारी क्या होती है, मिश्रित शिक्षण एक नवीन अवधारणा है जिसमें कक्षा में पारंपरिक शिक्षण और आईसीटी समर्थित शिक्षण दोनों से लाभ मिलता है, जिसमें ऑफलाइन शिक्षण और ऑनलाइन दोनों शामिल होते हैं। इन्हीं दोनों के जो सम्मेलन को या मिलाप को जो है ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ ब्लेंडेड लर्निंग की परिभाषा, आप उसको भी याद रख सकते हैं। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पूछता है आपसे, बहुत सारे सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव है, ठीक है। तो इसमें जो सोशल मीडिया के ऊपर आप छोटा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या टिप्पणी लिख सकते हैं। और जो आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलेगा। तो आमने सामने की जो संचार होती है ना, कम्युनिकेशन, वो कम हो जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैक हो सकता है, फेक न्यूज़ का ज़्यादा इसमें विस्तार होता है, और साइबर बुलिंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सोशल मीडिया का लत लग जाना एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है, अधिक समय जो है इसमें बर्बाद भी हो जाता है। सच्चाई से ज़्यादा सच्चाई को या झूठ को जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। धोखाधड़ी और रिश्ते खराब के मुद्दे जो है इसमें सामने आते हैं, और आलस्य और टाल मटोल को बढ़ावा देता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, विकिपीडिया क्या है। तो विकिपीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। विकिपीडिया जो है एक मुक्त ज्ञानकोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जाता है, और ये बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञानकोश परियोजना है। विकिपीडिया शब्द जो है दो शब्दों यानी कि विकी और एनसाइक्लोपीडिया से बना हुआ है। विकी का अर्थ होता है जल्दी, ठीक है, और एनसाइक्लोपीडिया का होता है संयोजन, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं विकिपीडिया क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण कौन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया था आपको, इसमें मैंने बताया था सारे के सारे होते हैं। इंटरनेट है, आपका कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, तो उपरोक्त सभी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया था आपको भारत में किस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो परम और अनुराग दोनों को किया गया था। तो यहाँ पे आपका स ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट की हम बात कर चुके हैं। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मल्टी यूज़र है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो हमें आवश्यक नहीं है वो बताना है, नहीं आवश्यक है तो हमारे को प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी प्रोजेक्टर, इंटरनेट और माइक्रोफोन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की परिभाषा जो है आपको देनी है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाकी इस परिभाषा को भी आप लिख सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के नाम आपको बताना है, तो आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक हैं उनको बोलते हैं एलन ट्यूरिंग। इसके बाद जो है रोम का पूरा नाम मैं बता चुका हूँ, नहीं हमने रैम का पढ़ा था, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो है गूगल की खोज किसने की थी, लेरी पेज ने की थी और सर्गे ब्रिन ने की थी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है फेसबुक का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया, मार्क जुकरबर्ग ने जो है फेसबुक की स्थापना की थी फरवरी 2004 में। और MS डोस का पूरा नाम तो माइक्रोसॉफ्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एजुसेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में एजुसेट के प्रमुख कार्यों के बारे में आपको जानकारी देनी है, एजुसेट के बारे में टिप्पणी लिखनी हो। तो सबसे पहले तो एजुसेट जो है एक शैक्षणिक उपग्रह है, ये आपको बताना है, जो कि सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में जो है स्थापित किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो है सेवा, किसकी, शिक्षण सेवा प्रदान करने का था, ठीक है। जो भारत में दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक शिक्षा को जो है वैकल्पिक माध्यम से बढ़ावा देने के लिए जो है इसको भेजा गया था। और जो है इसका नाम जो है, दूसरा नाम जो है GSAT-3 भी है, ठीक है। एजुसेट रखने का मुख्य कारण ये था कि जो है इसका उद्देश्य जो है क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को जो है प्रभावशाली बना सके और एजुकेशन से जोड़ सके, ठीक है।
और इसके कार्य जब पूछता है तो कार्य आप बता सकते हैं, ये सारे के सारे कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य, दूसरा कार्य, ये सारे कार्य हैं, आसान आसान से कार्य हैं। इसमें आप 5-4 जो भी आपको कार्य लिखने हो लिख सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं इसके। और एक क्वेश्चन बनता है, खोज विधि या अन्वेषण विधि क्या है, इसके गुण और दोष दोनों पूछ सकता है। तो अन्वेषण विधि बता सकते हैं, ये इसको जो है ह्यूरिस्को विधि भी बोलते हैं, ठीक है। आर्मस्ट्रांग ने दिया था, ये भी हमको ध्यान रखना है। और जो है इसके बाद में जो है इसके गुण और दोषों की बात करें तो इस पे टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है सीधा सीधा, तो टिप्पणी जो है आप इसमें दे सकते हैं। ये रही टिप्पणी पूरी, और इसके गुण और दोष भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हमारी जो खोज विधि है इसके उद्देश्य पूछेगा, गुण या दोष पूछेगा, तो हम सारे चीज़ें बता देंगे। एक ही साथ देख लेते हैं। तो उद्देश्य में जो है क्या होता है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो इसमें उद्देश्यों को हमने दिया है, तो ये 4 उद्देश्य आप बता सकते हैं। अन्वेषण विधि के गुण क्या हो सकते हैं, खोज विधि के गुण क्या हो सकते हैं, तो ये आप जो है गुणों के माध्यम से यहाँ पे बता सकते हैं। ये सारे के सारे गुण हैं, तो इनको आप बता सकते हैं। अगर दोष पूछ ले इसके तो दोष भी है इसके, तो कुछ निम्नलिखित दोष है जिनको आपको बताना है। तो ये सर इस तरह के ये दोष है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जो है आपने कंप्लीट समझा होगा। अगर आपने कंप्लीट समझा है तो आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और हर बार कहता हूँ कि आपके जितने भी पेपर्स आपके डाले गए हैं समय से पहले उपलब्ध करा दिए गए हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स को देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें IMP क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी अवेलेबल हैं। तो 804 आपका 805 भी आने वाला है। तो इस तरह से आपका 805 806 चलता रहेगा जब तक इसको ख़त्म नहीं करवा देंगे हम। और सभी विषयों को हम डिटेल सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप जो है इतने तरीके से इनको करते जाएं। और आपके आने वाले समय में आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है जिनको आप दे रहे हैं, तो उनको जो है आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको पहले से ही पता है। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे तो आपका जो है हम अंकों का अंदाज़ा जो है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो कितने सही हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर भी कर दिया होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सारी प्लेलिस्ट में आपसे सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, तो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं ना, आपको उनको जरूर देख लेना है। लास्ट ईयर पेपर्स जरूर देखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।